जी, मैं गोविंद कुमार सिंह छपरा से। मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स को ध्यान में रख कर के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले चैप्टर से ही है। क्योंकि मैं सोचना ये है कि हर चैप्टर से कम 30 से 40 ऑब्जेक्टिव कराया जाए और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 कराया जाए प्रत्येक चैप्टर से, और कम से कम 5 क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय कराया जाए। इस चीज को ध्यान में रख करके मैं ये कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो आपके क्रैश कोर्स के लिए सबसे बेटर क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है जो बार बार ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर बताएं। अलैंगिक जनन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंट बताना है। तो एक तरफ मैंने अलैंगिक जनन लिख दिया और दूसरी तरफ लैंगिक जनन लिख दिया। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं, माने ज़्यादा तौर पे 5 ही नंबर में पूछे गए हैं। कभी कभार ये 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें, कृपया करके ध्यान दें। पहला इसका पॉइंट्स है अलैंगिक जनन में, इसमें एक ही जनक द्वारा संतति उत्पन्न होती है। जनक मतलब क्या होता है? माता पिता। लेकिन इसमें कह रहा है एक ही जनक, क्या होना चाहिए? एक ही जनक, यानी एक ही शरीर से उनके बच्चे का निर्माण हो जाना अलैंगिक जनन की एक खासियत है। संतति मतलब क्या होता है? संतान होता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर इसमें, अब दूसरे तरफ चलिए लैंगिक जनन में। इसका पहला जो क्वेश्चन थे, पहला नंबर जो है, इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जनकों द्वारा संतान उत्पन्न होता है। यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकता था, यहाँ पे 2 जनकों के द्वारा संतान उत्पन्न होता है, लेकिन 2 विपरीत लिंग वाले, 2 विपरीत लिंग वाले कहने का मतलब है इसमें एक नर होना चाहिए और दूसरा मादा होनी चाहिए, तब ही संतान का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। इसमें 2 विपरीत लिंग वाले जनकों द्वारा संतान उत्पन्न होता है। इसका दूसरा नंबर है इससे प्राप्त संतति पूर्णतः जनक के समान होता है, जिसे क्लोन कहा जाता है। लैंगिक और लैंगिक जनन में जो संतान प्राप्त होता है ना, संतति मतलब संतान ही होता है, यानी जो संतान प्राप्त होता है वो अपने जनक के हूबहू समान होता है। यानी कह सकते हैं अपने जनक का फोटोकॉपी होता है। उस अगर वो मैच्योर हो जाए तो उसके जनक में और उसमें डिफरेंट आप कर ही नहीं पाइएगा, वही चीज है। और जो फोटोकॉपी यानी जो संतान बनता है उसे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्लोन अलैंगिक जनन में होता है। अब चलिए इसमें आइए, दूसरा नंबर, इससे प्राप्त संतति जनक से भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ही लोग हैं, तो क्या हम लोग अपने माता पिता के समान हैं? बिल्कुल नहीं। अनुवांशिक गुण उनका माता पिता का हम लोगों में है, लेकिन उनसे भिन्न होते हैं। यानी कि मान के चलिए, भिन्न कहने का मतलब ये है कि जो पिताजी हैं, क्या पिताजी के ही जैसा फोटोकॉपी आप हैं? बिल्कुल नहीं। क्या पिताजी की जितनी हाइट है, क्या आप भी उतने हाइट के हैं? नहीं। पिताजी का जो गुण है, क्या आप में वो गुण है? नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि इससे प्राप्त संतति जनक से क्या होता है? भिन्न होता है, यानी अपने माता पिता से अलग होता है, देखने में भी और अदर चीजों में भी। अब चलिए तीसरा नंबर है, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। अच्छा, सबसे पहला चीज है विभाजन। विभाजन विशेषतः ज्यादा तौर पे मिलता है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। देखो, समसूत्री विभाजन है क्या और अर्धसूत्री विभाजन है क्या, इन दोनों को मैं पहले यहाँ पे समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे दोस्त, समसूत्री विभाजन,
इस चीज पर ध्यान दीजिए। सम मतलब क्या होता है? समान। और सूत्री मतलब क्या होता है? गुणसूत्र का चर्चा किया जा रहा है। अब विभाजन का मतलब बांटना, ठीक है। यानी समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे अंदर 46 गुणसूत्र है, तो जब मैं अपने संतान का निर्माण करूंगा ना, तो मैं अपना पूरा का पूरा गुणसूत्र उसे दे दूंगा। यानी कि 46 को मेरे अंदर है तो 46 मैं अपने संतान में दे दूंगा, तो उसी को बोला जाता है समसूत्री विभाजन। यानी पूरा का पूरा अपना गुणसूत्र क्या करता है? अपने संतान को दे देता है। अब आइए अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध सूत्री विभाजन, यहां पे देखिए, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। और सूत्री मतलब क्या होता है? गुणसूत्र। अब विभाजन का मतलब क्या? बांटना। यहां पे कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में आपसे कुछ देर पहले मैं बताया था, इसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, ठीक है। और इन दोनों के द्वारा जब अपने संतान का निर्माण किया जाता है, मेल और फीमेल के द्वारा, तो मान के चलो कि पुरुष की ही बात की जा रही है। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। महिलाओं में भी 46। जब ये अपने बच्चे को यानी ऑफ स्प्रिंग यानी चाइल्ड को, चाइल्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, चाइल्ड को जब निर्माण करते हैं, अपने बच्चे को निर्माण करते हैं, तो पिताजी के द्वारा कितने गुणसूत्र मिलते हैं? 23 गुणसूत्र मिलता है इस बच्चे को। फिर माँ के द्वारा कितना मिलता है? तो 23 गुणसूत्र मिलता है माँ के द्वारा। टोटल मिला करके कितने होते हैं? 46 हो जाते हैं। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है ये अपना कितना गुणसूत्र दिया? आधा। इसमें इसने कितना दिया? आधा। इसलिए इसका नाम पड़ गया अर्धसूत्री विभाजन। समझ गए दोस्तों? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है। अब आइए यहाँ पे समसूत्री विभाजन समझ गए ना, और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में अपना पूरा का पूरा गुणसूत्र अपने बच्चे को दे दिया जाता है जनक के द्वारा, वो भी एक ही जनक के द्वारा। अब चलिए, चलो भाई, तो अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। अब ये लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे युग्मक का निर्माण होता है। देखो भाई, लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। और इसमें क्या चीज का निर्माण होगा? युग्मक का। युग्मक मतलब होता है, या तो उसे इंग्लिश में से गैमेट्स को बोला जाता है, इसे आप या तो अंडाणु कहिए या फिर उसे शुक्राणु कहिए, उसी को युग्मक कहा जाता है। समझ गए? चलिए चौथा नंबर पॉइंट देखिए, इसमें युग्मक का निर्माण और निषेचन दोनों नहीं होता है। देखो मेरे भाई, अगर वास्तव में देखा जाए ना, तो अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक बनता है, ना ही निषेचन होता है, ना ही उसमें जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें ना तो युग्मक बनेगा, ना ही अंडाणु शुक्राणु बनेगा, और ना ही उसमें निषेचन होगा। ठीक है, अलैंगिक जनन। लेकिन इसमें आइए, इसमें युग्मक का निर्माण भी होगा और निषेचन भी होगा। ठीक है, लैंगिक जनन में आपका युग्मक भी बनेगा, यानी अंडाणु और शुक्राणु भी बनेगा, और निषेचन भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा नंबर पॉइंट समझिए, इसमें आनुवांशिक तथा संरचनात्मक रूप से जनक के समान संतति का निर्माण होता है। देखो भाई, आनुवांशिक मतलब कहना है कि जितना मतलब पिता, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवांशिकता का मतलब बता दे रहा हूं। जैसे दादा से पिताजी में जो गुणसूत्र आया या जो गुण आया, वही गुण फिर पिताजी से हम लोगों में आया, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे कि हम लोगों में विशेषता डीएनए ही जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना ही आनुवांशिकता कहलाता है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें आनुवांशिकी तथा संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब होता है रूपरेखा, यानी कि उसका आकार, उसकी संरचना रूप से जनक के समान संतति का निर्माण। यानी कि पहले भी बताया था कि इसमें जब संतान का निर्माण होता है तो क्या होता है? जनक के ही समान होता है, यानी उसका फोटोकॉपी, जीरोक्स कह सकते हैं। ठीक है, अगला ये, इसमें पांचवा नंबर, इसमें आनुवांशिक रूप से संतान जनक से भिन्न होता है। गुण तो लेकर के आएगा, लेकिन वो अपने माता पिता से थोड़ा अलग हो जाएगा।
यानी कि जैसे नहीं कहते हैं कि बच्चे का जो नाक जो है पिताजी पर पड़ा है, चेहरे का कटिंग बाबा पर पड़ा है, नाना पर पड़ा है, ये सब है क्या? तो ये आनुवांशिकता है। जैसे कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ उन्हीं का बच्चा है, नहीं, यानी कि ये आनुवांशिकता है। आनुवांशिकता के ही वजह से बच्चे के दादा, परदादा, पिताजी, माताजी, नाना जी, नानी जी, उन सबका लेकर के गुण क्या होता है, उस बच्चे में आता है। ठीक है, इसीलिए कह रहे इसमें आनुवांशिक रूप से संतान जनक से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझिए। इसमें प्रजनन की दर बहुत तीव्र होती है। किसमें? अलैंगिक जनन में प्रजनन की जो दर होती है ना, तीव्र होती है। कैसे होती है? क्योंकि ये जल्दी जल्दी जनन करते हैं, उसके बाद में उनका ग्रो भी क्या होता है, तेजी से होता है। जैसे मान के चलो समसूत्री विभाजन थोड़ी देर के लिए मान लो कि प्लांट्से में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें पादप भी आता है, शैवाल भी आता है, अमीबा भी आता है। तो एक बार में पादप कई सारे चीजों को निर्माण करके पौधे का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज दिमाग में रखिएगा। इसमें जनन की दर क्या होता है, बहुत तीव्र होता है और तेजी से ग्रो करता है। इसमें प्रजनन की दर धीमी गति से होता है। धीमी गति कहने का मतलब है कि अगर एक बच्चा अगर हो जाता है तो फिर अगला बच्चा कम से कम जब तक वो माँ के गर्भ में रहेगा तो कम से कम 9 महीने तक तो रहेगा। फिर दूसरे बच्चे में आने में लगभग मान के चलिए साल भर तो लग ही जाता है। तो ये सब चीजें होती है इसमें। ठीक है, प्रजनन की दर धीमी होती है, एक यानी कि एक संतान से दूसरा संतान उत्पन्न करने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है। तो ये सभी चीजें होती है, इसमें धीमी होती है, इसमें तीव्र होती है। अगला पॉइंट जो है 7वां नंबर, इसमें जनक की कायिक कोशिका भाग लेती है। यानी कि जनन करने के लिए अलैंगिक जनन में जो इसमें जिसके वजह से उसका निर्माण हो रहा है, उसके संतान का निर्माण हो रहा है, तो वो कौन सी कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है, जिसके वजह से वो संतान का, जैसे मान के चलो आलू ही है, आलू का अगर आंख नहीं रहे तो क्या वो जनन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या वो पौधा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो ये सभी चीजें होती है इसमें। अब इसमें कह रहे हैं इसमें जनक की जननी की कोशिका भाग लेते हैं। जननी की कोशिका जिससे जैसे मान के चलो हम लोगों में शुक्राणु हो गया, अंडाणु हो गया, ये सब चीजें उसमें भाग लेती है, उसको जननी कोशिका कहा जाता है। इसमें अधिकांश पौधे एवं निम्न कशेरुकीय भाग लेते हैं। अधिकांश पौधे, पौधे मतलब ज्यादातर पे पौधे ही होते हैं। और निम्न कशेरुकी, कशेरुक मतलब क्या होता है, जैसे नहीं कहते हैं कशेरुक दंड, मेरुदंड, वही रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं को कह रहा है। निम्न कशेरुकी भाग लेते हैं, जैसे मान के चलो पादप हो गया पौधे में, शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, कुछ सूक्ष्म जीव हो गए इत्यादि। अब इसमें आइए, इसमें उच्च कोटि या उच्च श्रेणी के पौधे एवं जंतु भाग लेते हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े वृक्ष होंगे इसमें, और जंतु भी होगा, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य, बिल्ली, जिसको हम लोग नंगी आंखों से आसानी से देख सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं उच्च श्रेणी के जंतु। अब इसमें सूक्ष्म जीव कह रहा है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे सूक्ष्म जीव मान लो। देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें मानव होगा, उच्च श्रेणी के जीव जंतु या पौधे होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ वो लोग उच्च श्रेणी के जंतु हैं, ठीक है, या पौधे हैं। तो उनमें ये होता है। ये आपका 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। अगर 2 नंबर में पूछे तो कम से कम 4 से 5 पॉइंट लिखिएगा, पहले 4 पॉइंट तक कम से कम जरूर लिखना चाहिए। अगर 5 नंबर में पूछता है तो कम से कम 5 या 6 पॉइंट आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप समझ ही चुके होंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।